वेलकम बैक दोस्तों। यार मैंने फेक गुरु और शिष्य मंकी किंग का एपिसोड 2 कल अपने सेकंड चैनल पर अपलोड किया, लेकिन आप सभी ने अब तक नहीं देखा। आखिर क्यों दोस्तों? यार जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया एनिमे है। उसका एपिसोड 1 मेन चैनल पर और पार्ट 2 सैकड़ पर है, और मंकी किंग के अब सभी एपिसोड सेकंड चैनल पर ही आएंगे, तो जरूर देखिए। अब चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वह प्रिजन मास्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे एक 179 साल का व्यक्ति दिखा होता है। अब आगे मेडिकल इंश्योरेंस इफेक्ट सभी जीवों की सही उम्र देख सकता है। हफ्ते के दिनों में जब वह सड़कों पर पेट्रोलिंग करता है तो उसका सबसे बड़ा शौक ये देखना होता है कि सब कितने साल के हैं। मिस फैनचेंग की एक चहल पहल वाली सड़क पर कढ़ाई वाली लंबी ड्रेस पहनी औरत के पीछे चल रहा बूढ़ा आदमी झोमो के जाते हुए रूप को देखने के लिए मुड़ा। उसकी धुंधली आंखों में सुनहरी चमक चमकी जब उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि हमें पकड़ दिया गया होगा। औरत ने भौहें चढ़ाई। क्या हमने अपना राज बता दिया है? नहीं, बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। लेकिन नॉर्मल पेट्रोल रूट के हिसाब से उसे आगे बढ़ना चाहिए, उसे न्यूज रिपोर्ट करनी चाहिए, न कि बगल वाली गली में जाना। हो सकता है उसने आखिरी मिनट में अपना पेट्रोल रूट बदल दिया हो, ये हो सकता है। इसके अलावा औरत ने अपना सिर झुकाया। उसकी आंखें आधे चांद की तरह मुड़ गईं और वह मुस्कुराई। अगर हमें पकड़ भी लिया जाए तो कोई बात नहीं, है ना? हम कुछ भी शर्मनाक नहीं है। पापा के जाने से पहले क्या उन्होंने नहीं कहा था कि वे चाहते हैं कि हम फैन यू को और अच्छे से जाने? शायद चेन फैन के करीब जाने से हमें और समझने में मदद मिलेगी। बूढ़े आदमी ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि आंखें नीची करके धीरे से कहा, इतनी देर तक खाने के बाद अंदर वापस जाने से बहुत दिक्कत होगी। वह बस कुछ खुशी खुशी सड़क के दोनों तरफ की हर दुकान में घूमता रहा। लेकिन औरत लड़के ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। समुद्र से दूर किनारे पर खड़े चेन फैन को ठीक से पता नहीं था कि उन्होंने कल रात कितनी दूर तक खुदाई की थी, या वे कहां पहुंचे थे। समय के हिसाब से ये शायद लगभग 30 किलोमीटर था। नए कॉन्टिनेंट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? उसने अपने नीचे वेई वेई की ओर देखा, यह सोचते हुए कि क्या वह वेई वेई के लिए एक पत्नी ढूंढ सकता है जिसके साथ वह बच्चे पैदा कर सके, कई बच्चे पैदा कर सके, और फिर वे साथ में खुदाई कर सके। कल रात समुद्र तल पर दबे तांबे के पाइप बुझे नहीं थे, ये ज्यादा असरदार होता। सुरंग गिरी नहीं थी और कोई भूत नहीं आया था। उसे अभी तक नहीं पता था कि बारिश का मौसम कैसा होगा। कम से कम अभी न्यू वर्ल्ड टनल प्रोजेक्ट मुमकिन लग रहा है, लेकिन इसमें टाइम लगता है और इसके लिए कुछ समय तक लगातार मेहनत से काम करना होगा। तभी उसे वीकेंड से एक मैसेज मिला। उसकी भौहें थोड़ी तन गईं। कियू शाओ क्यू, फैन सिटी में मेरा इंतजार करना। फैन सिटी के अंदर एक मीटिंग के दौरान चेन फैन जू हो और उसके ग्रुप को देखकर मुस्कुराया। कियू जू हो, तुम दोनों मेरे साथ आओ। शाओ क्यू, तुम छिपे रहो और देखो कि मेहमान कौन है। शायद वे गुआनजोंग प्लेन से आए खास मेहमान हैं। जल्द ही चेन फैन जू हो और कियू को लीड करते हुए एक ऐसे आदमी से मिला जो उत्सुकता से इधर उधर देख रहा था। एक लंबी कढ़ाई वाली ड्रेस में जेड की छड़ी पकड़े हुए एक औरत वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी और बोली, मैं मौत की जेल की लॉर्ड हूं, हम आप लोगों को कैसे बुलाएं? औरत के पीछे खड़े बूढ़े आदमी को देखकर चेन फैन ने थोड़ा मुंह बनाया। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि उनकी पहचान सामने आ सकती है, लेकिन यह सिर्फ एक अंदाजा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनकी पहचान सच में सामने आ जाएगी, और वो भी इतनी अच्छी तरह से। लंबी कढ़ाई वाली ड्रेस पहनी औरत ने चेन फैन की तरफ देखा, जिसके हाथ में जेड की छड़ी थी। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी थी। तो तुम ही हो जिसने मॉर्टल प्रिजन बनाया था? मैंने सुना है कि तुम बहुत काबिल आर्किटेक्ट हो, लेकिन तुम बहुत जवान दिखते हो, और तुम जेंटलमैन। चेन फैन ने जवाब दिया। फैन हंसा और पूछता रहा। असल में वह बहुत ही आराम पसंद लग रहा था। वह सच में एक आराम पसंद इंसान था। सभी लोगों को चुपके से मार दिया गया था, इसका उससे क्या लेना देना था? प्रिजन मास्टर चेन के पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर सैल्यूट किया और गंभीरता से कहा, हम जियांगनान के हे परिवार से हैं। हम यहाँ सिर्फ फैन की पसंद देखने आए हैं और हमारा कोई और बुरा इरादा नहीं है। अब बोलने की बारी उसकी है। यह लड़की पहली बार अपने परिवार से दूर जा रही है, और हो सकता है उसने थोड़ी लापरवाही से बात की हो। इस वजह से जियांगनान के हे परिवार से दुश्मनी करना अच्छा नहीं होगा। चेन फैन ने सोचते हुए सिर हिलाया। जल्द ही उसकी जेब में रखा कम्युनिकेशन का ताबीज गर्म हो गया। थोड़ी देर सुनने के बाद बूढ़े आदमी ने अभी भी मुस्कुराते हुए कहा, जियांगनान में ऐसी कोई चीज नहीं है, ये कोई कनेक्शन होगा। ये सच में जियांगनान है। बूढ़े आदमी ने सीधे बोलने से पहले रुक कर कहा, हम जियांगनान का एक अकेला परिवार हैं। हम आमतौर पर बाहर नहीं जाते। घंटी की आवाज फैली नहीं है। समझ गया, प्लीज अंदर आ जाइए। उसने उन्हें पास की दुकानों तक अपने पीछे आने का इशारा किया। चेन फैन मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद चेन फैन ने उनके लिए एक कप चाय डाली और मुस्कुराते हुए पूछा, यह देखकर कि आपने सिर्फ एक रात आराम किया है, मैं खुद ही बता सकता हूँ कि आपके पीछे जियांगनान का हे परिवार कमजोर नहीं है। आप अकेले क्यों चले गए हैं? खूबसूरत जवान औरत अब और कुछ नहीं बोली। बूढ़ा आदमी बात मानने वाले अंदाज में एक तरफ बैठ गया और बातचीत करने लगा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वह बोला, मास्टर चेन, क्या आप मीट खाते हैं? बिल्कुल। तो अगर मास्टर चेन ने काटने का प्रोसेस देखा होता और उसका स्वाद अच्छा होता तो क्या आपको तब भी इतना मजा आता? चेन फैन ने बिना किसी पक्के इरादे के सिर हिलाया।
कोई खास जवाब नहीं दिया। जैसा कि कहा जाता है, एक सज्जन व्यक्ति बुरी आत्माओं को खत्म करने के लिए तैयार रहता है। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर झुर्रियां लहरों की तरह उभर आईं और उसने धीमी आवाज में कहा, जियांगनान के हे परिवार के पास काफी ताकत है, लेकिन वे आम लोगों की रक्षा नहीं कर सकते। हर साल वे बस असहाय होकर देख सकते हैं कि कैसे लोगों को भूतों द्वारा मारा जा रहा है, क्योंकि वे दुनिया को नहीं बचा सकते। तो बस अपनी आंखें बंद कर लो और मत देखो, इस तरह तुम्हें कम बुरा लगेगा। जियांगबेई शहर भूतों से तबाह हो रहा है। अगर, जैसा कि मेरा मानना है मास्टर चेन, तुम्हें भी अजीब लगेगा। भले ही तुम जियांगबेई शहर के लोगों को न जानते हो, जियांगबेई अभी भी तुम्हारा इलाका है, लेकिन अगर तुम दुनिया से दूर हो जाते हो तो तुम इस बुरा लगने की भावना को कम कर सकते हो। सिर्फ अपनी परवाह करना, आम लोगों को नजरअंदाज करना। चेन फैन ने सोचते हुए सिर हिलाया। यह पहली बार था जब उसने दुनिया से दूर होने के बारे में ऐसी बात सुनी थी। ये ठीक लग रहा था। यह मेरा पहली बार था जब मैं फिल्म और टेलीविजन परिवारों से डील कर रहा था। जब एक है तो दूसरा भी जरूर होगा। तो तुम सब जो लोग इस सोच के साथ अकेले रहना चुनते हैं, वे सभी ऐसे नहीं होते। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। मुख्य कारण यह है कि इटर्नल नाइट ज्वार की तरह आखिरकार पीछे हट जाएगी। इटर्नल नाइट के अंदर भूत अनगिनत है और भूतों को मारना बेकार है। खुद को बचाना और इटर्नल नाइट में जिंदा रहना ही फिल्म फैमिली के अकेलेपन का मुख्य कारण है। यह आखिरकार पीछे हट जाएगी। चेन फैन हंसा। क्या मास्टर चेन को नहीं पता? बूढ़े आदमी ने थोड़ा मुंह बनाया। ये पहली बार नहीं है जब इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट पर उतरी है। ये पहले भी उतरी है, लेकिन यह हमेशा आखिर में पीछे हट जाती है। ज्वार उठता है और गिरता है, उठता है और गिरता है ना? चेन फैन ने सोचा। अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए उसने अपना कप उठाया। वह चुप रहा, इस बारे में बहस नहीं की। हालांकि उसे एक बात का यकीन था, पिछली बार जब इटर्नल नाइट उतरी थी, जबकि यह साफ नहीं था कि यह अपनी मर्जी से पीछे हटी थी या पुरानी ताकतों की मिलीजुली ताकत ने उसे पीछे धकेला था, यह पक्का था कि इटर्नल नाइट एक दिन पीछे हट जाएगी। ये ऊपर जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं कि गिरेगी। लेकिन वह इस पर बात नहीं करना चाहता था। यह बेकार था। चेन फैन ने बात बदली। अपने सामने साफ तौर पर बूढ़े आदमी को देखकर उसने धीरे से पूछा, फैन यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वीकेंड पर दी गई जानकारी के आधार पर बूढ़ा आदमी लगभग 200 साल का था। इटर्नल नाइट कैलेंडर सिर्फ 300 साल से थोड़ा ज्यादा समय से था। इस आदमी ने ज्यादातर इटर्नल नाइट जी ली थी। उसके दो कारण थे। पहला, फैन सिटी को देखना, और दूसरा, वहां एक दुकान खोलना। एक दुकान खोलो, चेन फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, अपना चाय का कप फिर से भरते हुए। क्या तुम्हें एग्जाम देना जरूरी नहीं है? तुम्हें एक दुकान भी खोलनी होगी। एग्जाम देने के लिए घोस्ट मास्टर्स को शर्मिंदा होना पड़ता है। बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा, असल में जियांगनान में कई फिल्म और टेलीविजन परिवारों के बाहर बिजनेस हैं, लेकिन वे अपने परिवार के नाम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हर फिल्म और टेलीविजन परिवार और उनके अपने बिजनेस के बीच कॉन्टैक्ट कम होता है, कभी हर 5 साल में, कभी हर 3 साल में। मुझे इसके बारे में बताओ। किस तरह की दुकान? शोवू शॉप। यह जियांगनान से परिवार को विरासत में मिली कला है। शोवू में अनोखे जानवरों के लिए खजाने को कस्टमाइज किया जाता है, जिससे उनकी लड़ने की ताकत बहुत बढ़ जाती है। कई सेनाओं के पास यह हुनर होता है। पहले खरीदार ढूंढना मुश्किल था, लेकिन अब जब फैन सिटी में बड़ी सेनाएं इकट्ठा हो गई हैं, तो यह बहुत आसान हो गया है। यह एक व्यापार है। चेन फैन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। काफी देर बाद वह अचानक खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, फैन सिटी दुनिया भर की सेनाओं का स्वागत करता है, तो मैं और नहीं रुकूंगा। मुझे कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं चलता हूँ। बूढ़ा आदमी जल्दी से खड़ा हो गया। मास्टर चेन, प्लीज अपना ध्यान रखना। फैन सिटी। सड़क पर चलते हुए लंगड़ा बंदर चेन फैन के पास झुका और फुसफुसाया, यंग मास्टर, क्या आप उनकी उम्र के बारे में नहीं पूछेंगे? शायद उनके पास अपनी जिंदगी बढ़ाने का कोई तरीका हो। जिंदगी बढ़ाने का नहीं। चेन फैन ने सिर हिलाया। एक इंसान जो 200 साल से ज्यादा जी चुका है, वो एक बूढ़ा राक्षस है। उनकी आंखों में थकान का एहसास है। हालांकि वो बूढ़ा आदमी बूढ़ा है, लेकिन उसका बर्ताव किसी बूढ़े राक्षस जैसा नहीं लगता। उसकी उम्र मनगढ़ंत है। ऐसा लगता है कि वो सोने जैसे तरीकों से अपनी जिंदगी बढ़ा रहा है। शायद इसीलिए फिल्म और टेलीविजन परिवार का बाहरी दुनिया से बिजनेस काफी कम है। शाओ क्यू से कहो कि वो जियांगनान के परिवार और फिल्म और टेलीविजन परिवार के बारे में ध्यान से जानकारी इकट्ठा करे और जांच भी करे। जांच करो कि जिन ताकतों को हमने खत्म किया, डैनजोंग, थैंक यू लो और जियांगनान शुई परिवार का फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के किसी बिजनेस से कोई लेना देना है या नहीं। अगर सच में कोई कनेक्शन है, तो हमें आगे की परेशानी से बचने के लिए पहले हमला करना चाहिए। फन्यू और याओवांग वैली के लोगों से कहो कि चुप रहें और वेई वेई की बातें लीक न करें, समझे? लंगड़े बंदर ने गंभीरता से सिर हिलाया। हार्बर पर वेई वेई जमीन पर लेटा हुआ था, ध्यान से ब्रेस्ड चिकन लेग का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल रहा था। उसकी लालटेन जितनी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, उसका चेहरा खुशी से भर गया। लेकिन चेन फैन के आने से उसे दिक्कत हुई। वेई वेई चलो। वेई वेई ने हल्की सिसकी ली और काम करना जारी रखा। उसे पता था कि उसे भूलने की बीमारी है, और फिर वह जोश में पास के एक गहरे कुएं में रेंग कर पानी के नीचे सुरंग खोदने लगा। चेन फैन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और पीछे पीछे चला गया। उसने सोचा था कि क्या वेई वेई के लिए खुदाई तेज करने के लिए कोई खास हथियार बनाना चाहिए, लेकिन फिर उसे लगा कि यह जरूरी नहीं है। वेई वेई की तेज खुदाई की रफ्तार मुख्य रूप से उसकी दोहरी तलवारों की वजह से थी। एक नेचुरल टैलेंट जो छेद खोदने और फॉर्मेशन को नष्ट करने दोनों के लिए बहुत असरदार था। एक खास हथियार जोड़ने से
असल में बुरा असर पड़ सकता था। नया हथियार जुड़ने के साथ पानी के नीचे सुरंग के अंदर एक नया दिन शुरू हो गया था। एक आदमी और एक मगरमच्छ दिन का अपना काम जारी रखते हुए चेन फैन वेई वेई के पीछे पीछे तांबे के पाइप बिछाते हुए पानी के नीचे खाली सुरंग को देख रहा था। सुनसान सुरंग में बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, खासकर इसलिए क्योंकि अभी अंधेरा नहीं हुआ था और विलो ओ द विस्प्स भी नहीं जलाए गए थे। सुरंग पूरी तरह काली थी सिवाय गाड़ी में चमकते पत्थरों के। उसने अपने हाथ में भूत की खाल का नक्शा देखा। वांग माजी ने अपनी यात्रा के दौरान थंडरस्टॉर्म समुद्र में सिर्फ एक द्वीप खोजा था जिसका नाम उसने होप आइलैंड रखा था। होप आइलैंड अभी भूत की खाल के नक्शे के किनारे पर था जिसे उसके हरे बिंदु से दिखाया गया था और जो धीरे धीरे पास आ रहा था। इस रफ्तार से इसमें कम से कम 2 महीने लगेंगे। इसे खोदने में बहुत लंबा समय लगेगा। उनकी सुरंग खोदने की रफ्तार वांग माजी की समुद्र में नाव चलाने की रफ्तार से कहीं ज्यादा थी। तरक्की बहुत धीमी थी। 2 महीने पलक झपकते ही बीत गए। चेन फैन फान्यू कैंप के अंदर शहर की दीवार पर अकेला खड़ा था। अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर मुस्कुरा रहा था, बाहर देख रहा था। आखिरकार उन्होंने खुदाई पूरी कर ली थी। इसमें पूरे 2 महीने लग गए थे। उन 2 महीनों में से ज्यादातर समय वह और वेई वेई पानी के नीचे सुरंग खोद रहे थे। वह पूरे समय परेशान था, सोच रहा था कि क्या माउंटेन और सी एम्ब्रियो दबाव झेल पाएगा। आखिर पानी के नीचे की सुरंग बहुत लंबी थी, खासकर समुद्र में गहरी, इसलिए उसे बहुत ज्यादा दबाव झेलना पड़ता था और पानी के लीक होने का खतरा भी था। लेकिन माउंटेन और सी एम्ब्रियो सच में अपनी रेप्यूटेशन पर खरा उतरा, पूरे समय टिका रहा और वाटरप्रूफ भी साबित हुआ। हालांकि यह सिर्फ एक ग्रीन ग्रेड का दुर्लभ खजाना था, फिर भी यह एक ऐसा खजाना था जिसे घोस्ट किंग को भी ढूंढने में मुश्किल हुई। यह अपनी कीमत से कहीं ज्यादा था। चेन फैन, लंगड़ा बंदर और सभी मुख्य ब्रीडिंग मेंबर हाई स्पीड ट्रेन में चढ़ गए। वेई वेई डिब्बे के बाहर रहा, किनारे को पकड़े हुए। अगले ही पल हाई स्पीड ट्रेन चलने लगी। समुद्र के नीचे गहरे बिछाए गए कॉपर पाइपों के साथ समुद्र की गहराई की ओर तेजी से बढ़ रही थी। पानी के नीचे की सुरंग बहुत लंबी थी, पूरी तरह से अंधेरी और आगे कोई रोशनी नहीं थी। विल ओ द विस्प अभी तक जला नहीं था। हाई स्पीड ट्रेन बहुत तेज रफ्तार से काली सुरंग से गुजर रही थी। आखिर में लगभग 20 कप चाय पीने के बाद उनके नीचे चल रही हाई स्पीड ट्रेन अचानक 90 डिग्री के एंगल पर तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। सुरंग के एंट्रेंस से सूरज की रोशनी आ रही थी। जब हाई स्पीड ट्रेन जमीन से ज्वालामुखी के फटने की तरह निकली और पहाड़ की चोटी पर रुकी तो वे पहुंच गए थे। ये जगह होप आइलैंड थी। हाई स्पीड ट्रेन का एग्जिट होप आइलैंड पर पहाड़ की चोटी पर था। चेन फैन बाहर निकला। एक पहाड़ की चोटी पर एक चट्टान के किनारे पर खड़े होकर क्षितिज को देखते हुए आइलैंड एक अंतहीन समुद्र से घिरा हुआ था जहां कोई जमीन नजर नहीं आ रही थी। ये एक अलग थलग आइलैंड था। थोड़ी दूर पर कोई धुंधला सा एक इलाका देख सकता था जो गरजते बादलों से ढका हुआ था। वह थंडरस्टॉर्म सी है, हालांकि होप आइलैंड से काफी दूर। आइलैंड पर नीचे देखने पर इंसानी बस्ती का कोई निशान नहीं था। यह बहुत सारे दुर्लभ और कीमती खजानों से भरा हुआ है, जैसे कोई अच्छी फसल हो। डालियों से मोटे मोटे बंदर के सिर जैसे फल लटक रहे हैं। सही संख्या तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे जरूर हैं। चेन फैन मुस्कुराया। बंदर के सिर जैसे फल बहुत दुर्लभ और कीमती खजाने होते हैं। उनकी कीमत पैसों से नहीं आंकी जाती। शहर की दीवार को लेवल 6 से लेवल 7 तक अपग्रेड करने के लिए न सिर्फ 7000 घोस्ट स्टोन चाहिए, बल्कि दीवार के हर हिस्से के लिए एक बंदर के सिर वाला फल भी चाहिए। यह सिर्फ 1 मीटर है। अगर ये एक रेगुलर कैंप होता तो ये इतना मुश्किल नहीं होता। वे शायद काफी इकट्ठा कर पाते, लेकिन अगर वे पूरी जियांगबेई डिफेंस लाइन को लेवल 7 की दीवारों तक अपग्रेड करना चाहते तो बंदर के सिर वाले फलों की जरूरत बहुत ज्यादा होती। वह सोच रहा था कि जब तक वह फ्लावर फ्रूट माउंटेन नहीं जाता उसे इतने सारे बंदर के सिर वाले फल कहां मिलेंगे। और आज आखिरकार उसे फ्लावर फ्रूट माउंटेन मिल गया। उसका अपना फ्लावर फ्रूट माउंटेन जो फैन यू और उसका चेन फैन का था। यह बहुत सारे दुर्लभ और कीमती खजानों से भरा हुआ था, उसके चुनने के लिए तैयार था। बेशक पूरी जियांगबेई डिफेंस लाइन को लेवल 7 की दीवारों तक अपग्रेड करने के लिए न सिर्फ बहुत सारे मंकी हेड फ्रूट्स की जरूरत थी, बल्कि बहुत सारे घोस्ट स्टोन्स की भी जरूरत थी। पुराने जमाने में जियांगबेई डिफेंस लाइन की दीवारें लेवल 4 की थीं। लेवल 4 की दीवार बहुत नीची थी, नहीं तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। चेन फैन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह चाहता था उसने लेवल 7 की शहर की दीवार बनाई और बहुत सारी सुपर पावरफुल एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के साथ जियांगबेई डिफेंस लाइन फिर भी गिर गई। उसने अब और भागने की जहमत नहीं उठाई। वह बस जियांगबेई में मर जाएगा, उसने यह मान लिया। लेवल 7 की शहर की दीवार 50 मीटर तक ऊंची हो सकती थी। 50 मीटर! जियांगबेई कोस्ट लाइन को रोकने वाली इतनी ऊंची दीवार। वह बहुत क्यूरियस था किस तरह का मॉन्स्टर उसकी जियांगबेई डिफेंस लाइन को तोड़ सकता है। अपने बगल में हैरान लंगड़े मंकी पुलिस ऑफिसर्स के ग्रुप को देखकर चेन फैन मुस्कुराया और हाथ हिलाया। चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या कमाल के नजारे मिलते हैं। फिर नए भर्ती हुए बॉर्डर पर तैनात लोगों में से वह ऐसे ग्रुप को चुनेगा जिसके परिवार से कोई कनेक्शन ना हो। पानी के नीचे की सुरंग एक टॉप सीक्रेट ब्रीडिंग कोर थी। इस प्रोजेक्ट में शामिल लोग कुछ समय के लिए इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट वापस नहीं जा पाएंगे। होप आइलैंड से फसल काटने के बाद वे घोस्ट स्टोन्स इकट्ठा करने के लिए न्यू वर्ल्ड में रुकेंगे। उन्हें अकेलापन सहने की जरूरत थी। उसके साथ जो बर्ताव किया गया उसे अपग्रेड करके एक पूरे ब्रीडिंग मेंबर जैसा बना दिया गया। ब्रीडिंग मेंबर आमतौर पर काफी वफादार और समझदार होते हैं, क्योंकि उन्हें कड़ी सिलेक्शन और ट्रेनिंग दी जाती है और क्योंकि कोई भी अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता। हालांकि
सबसे समझदार लोग भी जानकारी लीक कर सकते हैं। वह नई दुनिया के होने को बाहरी दुनिया के सामने आने के लिए मान नहीं पा रहा था, इसलिए सबसे अच्छा यही था कि कुछ समय के लिए यहीं रुक जाए और इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट वापस न जाए। वह वीकेंड पर पहाड़ से नीचे बीच पर गया, आइलैंड के बीच में जंगल के शानदार नजारे को देखता रहा। वह वहीं जम गया। उसका चेहरा हैरान था। इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट के बाहर भी ऐसी ही एक जगह थी। हालांकि वह जानता था कि मर्चेंट गिल्ड ने होप आइलैंड को खोज लिया है, लेकिन असल में उस पर कदम रखने के बाद ही उसे समझ आया कि इतने बड़े समुद्र में इस छोटे से आइलैंड को खोजना कितना मुश्किल था। इसके लिए न सिर्फ दुनिया को एक्सप्लोर करने का पक्का इरादा चाहिए था, बल्कि अकेलेपन को सहने की काबिलियत और बहुत सारी किस्मत की भी जरूरत थी। तभी अचानक उसे अपने पैरों के नीचे कुछ नरम और चिपचिपा महसूस हुआ। अचानक उसने अपना पैर उठाया और नीचे देखा तो उसे अपने पैरों के नीचे एक गहरे लाल रंग का मांसल हिस्सा दिखा। उसे उठाते हुए उसे लगा कि वह छूने में गर्म है, शंख के आकार का। वहां खड़े होते ही उसकी आंखों में डर का भाव आ गया। उसके हाथ में जो चीज थी वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी प्राइवेट बुक में समुद्री भ्रूण सी एम्ब्रियो के बारे में बताया गया था। यह असल में उन दुर्लभ खजानों में से एक था जिसे फैन यू खास तौर पर ढूंढ रहा था। फैन यू पिछले कुछ महीनों से इसे ढूंढ रहा था, लेकिन उसे एक भी नहीं मिला था। लेकिन उसने अभी अभी एक पर पैर रखा था। उसने ऊपर देखा और बीच पर 7 या 8 समुद्री भ्रूण बिखरे हुए देखे। वांग माजी, जो उसके सबसे करीब था, ने अचानक उसे दिल दहला देने वाले दर्द से देखा और चिल्लाया, वह गहरा लाल मांसल लिक्विड एक समुद्री भ्रूण है। इसे उठाओ, इसे उठाओ। फैन यू के सभी मुख्य सदस्य आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुके थे। चेन फैन नहीं गया था। वह हाई स्पीड रेल एग्जिट पर खड़ा था, जो आइलैंड पर एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर भी था। वह अपने हाथ में बांस की टहनी को देख रहा था और बेवकूफी से मुस्कुरा रहा था। उसका मन भटक रहा था। उसे अपने माता पिता की शानदार गुफा में इन भूरे बांस की टहनियों में से एक मिली थी। यह एक पहाड़ी भ्रूण, माउंटेन एम्ब्रियो था। एक पहाड़ी भ्रूण जो समुद्री भ्रूण से भी बेहतर था। अब उसे दूसरा मिल गया था। इसे पाने का प्रोसेस मुश्किल नहीं था। यह सड़क के किनारे आसान था। फिनिक्स शैडो पत्थर के ठीक बगल में उगाया था। उसने बस इसे बाहर निकाल लिया। तभी लंगड़े बंदर की उत्साहित आवाज कम्युनिकेशन ताबीज से आई, यंग मास्टर, जल्दी आओ, जल्दी आओ। चेन फैन ने एक भौं उठाई, पहाड़ी भ्रूण को अपने स्टोरेज स्पेस में भर दिया और पहाड़ से नीचे चला गया। पहाड़ी भ्रूण को स्टोर करने के लिए कोई खास जरूरतें नहीं थी। ये काफी कैजुअल था। उसने बस इसे अपने स्टोरेज स्पेस में भर दिया। जंगल में एक पहाड़ और एक नदी के बीच चेन फैन किनारे पर खड़ा था। पहाड़ से नीचे बहती नदी को देख रहा था। नदी का पानी बहुत साफ था और नदी के बीच में बहुत सारे पत्थर थे। पत्थरों की दरारों में 10 मोती जैसे फूल उगे थे, बहुत सुंदर। वो बहुत देर तक चुप रहा। वे फूल आम फूल नहीं थे। वे बहुत सफेद, बहुत सुंदर लग रहे थे, किसी जवान लड़की के छोटे बांस के धब्बों की तरह। मन करता है कि उन्हें अपनी नाक के पास ले जाकर अच्छी तरह सूंघूं। 9 खुली पंखुड़ियां जवानी में खिलने वाली कलियों जैसी थीं। उनके सर थोड़े गुलाबी, बहुत कोमल, और कोई नहीं बल्कि एक स्नो लोटस थे, एक पका हुआ, जो गुमनाम पहाड़ पर रहता था। उसने 100 साल इस स्नो लोटस की खेती की और इस स्नो लोटस ने गुआंगजोंग मैदान में अमर की पवित्र भूमि का भी ध्यान खींचा। अब यहाँ उनमें से 13 हैं। उनमें से 13। बाजार में इतना दुर्लभ खजाना मिलना मुश्किल है, नहीं तो ये 13 स्नो लोटस अकेले ही अनमोल होते। अभी हिलना मत। चेन फैन ने गहरी सांस ली। स्नो लोटस की कटाई के बाद इसे 1 घंटे के लिए कम तापमान वाले माहौल में रखना होता है। हम अगली बार अपने औजारों के साथ वापस आएंगे। 1 घंटा हो चुका है। हाई स्पीड रेल बहुत तेज है, लेकिन सबसे तेज रेल की भी अपनी लिमिट होती है। ये जगह इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट से बहुत दूर है। फन्यू लाइन 1 पर पूरे शहर से भी ज्यादा दूर। एक बार आने में ही 1 घंटे से ज्यादा लग जाता। अब स्नो लॉर्ड्स तोड़ते हैं। उन्होंने उसे तोड़ा, लेकिन उनके वापस आने के बाद वह मुरझा गया। तभी जोमो और वांग माजी दौड़ते हुए आए। जोमो थोड़ा एक्साइटेड होकर जार के अंदर पानी में भीगी हुई सीवीड दिखा रहा था। हमें बीच पर 11 सीवीड के पौधे मिले, वे सब यहाँ हैं। चेन फैन मुस्कुराया। मुझे याद है, सीवीड को प्रिजर्व करने के लिए उसे नमक में लपेटना होता है। मेरे पास नमक नहीं था, इसलिए मैंने उसमें समुद्री पानी डाल दिया। बुरा नहीं। होप आइलैंड की खोज फैन यू के लिए बहुत मायने रखती थी। चेन फैन ने खुशी से सिर हिलाया, सीवीड ली और उसे अपने स्टोरेज स्पेस में रख दिया। उन्होंने इधर उधर देखा और यह देखने के लिए चले गए कि क्या कोई और सरप्राइज है। फिर जोमो और वांग माजी ने आइलैंड की गहराई में खोजबीन की। आइलैंड पर इंसानी हलचल का कोई निशान नहीं था। यह किसी बैकयार्ड गार्डन जैसा लग रहा था। तभी एक तेज चीख सुनाई दी। लहरों की तरह उठती गिरती आवाजें दूर तक गूंज रही थीं। आसपास के जंगल की डालियां तेजी से हिल रही थीं। ऊपर हरा आसमान जिंदा सा लग रहा था। जोमो के चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने जल्दी से अपनी बड़ी तलवार उठाई और कम्युनिकेशन के ताबीज में तेजी से बोला, लॉर्ड प्रिजनर, यहाँ कुछ हुआ है। मुझे अभी तक नहीं पता कि क्या हो रहा है। जल्द ही दूर के जंगल से बहुत सारी परछाइयां उसकी ओर दौड़ी। अब वे खुद को छिपा नहीं रही थीं, बल्कि जोर जोर से चिल्ला रही थीं। वे एक नजर में सैकड़ों बंदर थे। वे बंदरों के झुंड से घिरे हुए थे। सैकड़ों बंदर उन दोनों को ध्यान से देख रहे थे। तैयार, हमला शुरू। वांग माजी ने गहरी सांस ली, अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। वह गुर्राया, मेरे पीछे खड़े हो जाओ, मेरा परफॉर्मेंस देखो। तुम क्या कह रहे हो? वांग माजी का चेहरा ठंडा था। उसने भी अपनी तलवार निकाल ली। वह और जोमो जंगल में पीठ से पीठ सटाकर खड़े थे। उनकी नजरें पेड़ों की चोटियों पर टिकी थीं। मैं पिछले कुछ दिन स्पिरिट गैदरिंग पैवेलियन में बिता रहा हूँ। मेरी साधना अब कमजोर नहीं रही। मैं आज से लिखना शुरू कर रहा हूँ। जोमो मुस्कुराया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आखिरी लड़ाई में मेरा पार्टनर तुम होगे। मैंने एक बार सोचा था कि लड़ाई में 4 साल बाद मरने के बाद
मैं पानी के नीचे भूतों के घोंसले में पहुंचूंगा। वह जेल के मालिक के बगल में मर गया। तभी बंदर राजा की तीखी चीख के साथ कई बड़े तलवार चलाने वाले नर बंदर पेड़ों की चोटी से नीचे झपटे और हमला कर दिया। मुस्कुराते हुए उनके लाल मसूड़े और पीले सफेद नुकीले दांत दिख रहे थे। एक बंदर बगल से तेजी से निकला और घेराव शुरू हो गया। पंजे बिजली की तरह चमके सीधे झोमो के गाल पर निशाना साधा। दूसरे ने लगभग उसी समय पीछे से हमला किया। उनका तालमेल बहुत अच्छा था। हवा में एक मजबूत जंगली लगभग खूंखार और भर गया। पंजों से स्किन कटने पर एक तेज फटने जैसी आवाज आई। झुंड में जोश भरी दहाड़ें गूंजी। बंदरों की आंखों में जानलेवा इरादा और गुस्सा था और यह कोई जल्दी से मारा जाना नहीं था, बल्कि एक धीमा दर्दनाक टॉर्चर था। वीकेंड और वांग माजी एक दूसरे से कसकर लिपट गए, लड़ाई में शामिल हो गए। धत तेरे की। वीकेंड का चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया था, शायद खून की कमी से या डर से। उसके होंठ थोड़े नीले कांप रहे थे। वांग माजी, यह मरना बहुत दर्दनाक है, एक धीमी दर्दनाक मौत की तरह। शुक्र है वांग माजी भी सांस ले रहा था। शायद वह मरता नहीं। मुझे जमीन हिलती हुई महसूस हो रही है। यह आदमी बच सकता है। और फिर क्या? एक मिनट रुको। वीकेंड को अचानक एहसास हुआ। लगातार हिलती जमीन और आसपास के पेड़ों की चोटियों पर धीरे धीरे गहरी होती परछाइयों को महसूस करते हुए बंदर, जो और ज्यादा परेशान हो रहे थे, उन्हें अचानक आधे रास्ते में एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। वाइल्ड बियर्ड हंसा और दहाड़ा, मास्टर मैं यहाँ हूँ, दहाड़ो। एक जोरदार दहाड़ गूंजी और जंगल में पेड़ तेजी से गिरने लगे। एक बहुत बड़ा जीव तेजी से आ रहा था, जैसे बुलडोजर हो। अगले ही पल एक बहुत बड़ा मगरमच्छ, जो लालटेन जितना बड़ा था, अपनी आंखों में गुस्से से भरा हुआ अनगिनत पेड़ों को तोड़ता हुआ उन दोनों तक पहुंच गया और अपने पीछे एक लंबा निशान छोड़ गया। चैन फैन मगरमच्छ की पीठ से नीचे उतरा और वेई वेई के पास खड़ा होकर पेड़ों की तरफ देखने लगा। पेड़ की चोटी पर बैठे कुछ घबराए हुए बंदर एक पल के लिए रुके, फिर मुस्कुराए और कहा, वेई वेई अब तुम्हारी बारी है। ओनर्डर पाकर वेई वेई ने अपना बड़ा मुंह खोला और फिर से दहाड़ा। बंदरों के नीचे पेड़ों की तरफ दौड़ा। हर टक्कर से मजबूत मोटी डालियां उड़ गईं और पेड़ों की चोटी पर बैठे बंदर खंजर की तरह उड़ गए। टक्कर बहुत जोरदार थी। पलक झपकते ही बंदरों का झुंड डर के मारे तितर बितर हो गया। पीछे मुड़कर वेई वेई पर हमला करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। झोमो हांफते हुए खड़ा था। वांग माजी से सटकर वेई वेई को देख रहा था, जिससे एक खतरनाक आभा निकल रही थी। उन्हें तभी याद आया कि वेई वेई भी एक माहिर फाइटर था और वह भी एक ताकतवर, जिसने एक बार घोस्ट किंग को जानलेवा वार किया था। वह कोई आज्ञाकारी बच्चा नहीं था। बंदरों की टोली तितर बितर हो गई और भाग गई, लेकिन वेई वेई की लालटेन जितनी आंखें बंदरों के राजा पर टिकी थीं, जो तेजी से जंगल में भाग रहा था। वह भागती हुई टोली को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए लगातार उसका पीछा करता रहा। यह बंदर साफ तौर पर दूसरों से बड़ा था, आसानी से पहचाना जा सकता था, लेकिन बहुत ज्यादा डरपोक भी था। जब टोली तितर बितर हुई तो यह बंदर राजा सबसे पहले मुड़ा और भागा। बंदर राजा तेज था, लेकिन वेई वेई उससे भी तेज था। हालांकि वेई वेई बड़ा था, उनकी स्पीड बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। इस समय एक बुलडोजर की तरह जो पागलों की तरह दौड़ रहा था। वे अनगिनत पेड़ों को तोड़ते हुए जंगल में घुस गए। तूफान थमने के बाद वेई वेई ने एक जीतने वाले जनरल की तरह मरते हुए बंदर राजा को अपने खुले मुंह में पकड़ लिया। उसकी पूंछ जमीन पर जोर जोर से हिल रही थी। जोंग ज्यूजियू, घमंडी और अकड़ू रेंगते हुए चेन फैन के पास गया और बंदर राजा को थूक दिया। शाबाश! चेन फैन वेई वेई को देखकर मुस्कुराया। यही एक वजह थी कि वह वेई वेई को इस ट्रिप पर ले गया था। इतने बड़े आइलैंड पर अजीब जानवर हो सकते हैं। उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका कंस्ट्रक्शन नहीं था। जानवरों में होश होता है। खतरा महसूस होने पर वे हमला नहीं करेंगे, बल्कि पीछे हट जाएंगे। हालांकि उनसे तुरंत कोई खतरा नहीं है, फिर भी आइलैंड पर उनकी मौजूदगी एक खतरा है। उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि वेई वेई जैसे किसी ताकतवर जानवर को साथ लाया जाए। बहुत कम जानवर वेई वेई को हरा सकते हैं। अगर वेई वेई ऐसा नहीं भी कर पाता तो भी जब तक वह दुश्मन को बिजी रखता है, कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद वह उन्हें आसानी से हरा सकता है। ऐसा लगता है कि वेई वेई को लाना बहुत समझदारी भरा फैसला था। जेल का मालिक इस मुश्किल से बचकर वांग माजी के साथ उसके पास गया। उसकी आंखों में शुक्रिया का भाव था। खुशकिस्मती से जेल के मालिक आप समय पर पहुंच गए, वरना हम। चेन फैन ने अपना सिर हिलाया। यह एक अनजान आइलैंड था, सच में थोड़ा खतरनाक। हालांकि इंसानों के निशान दिख रहे थे, लेकिन दूसरे खतरे तो थे ही। फिर उसने जमीन पर बंदर राजा को देखा। उसकी आंखें डर और घबराहट से भरी हुई थीं। फिर भी वह अब और भागने की हिम्मत नहीं कर रहा था। काफी देर रुकने के बाद उसने धीरे से कहा, वेई वेई उसे काबू में कर लो और मैं तुम्हें एक फॉलोवर दूंगा। वेई वेई समझ गया और जोश में गुर्राया। फिर बंदर राजा को मुंह में लेकर जल्दी से एक तरफ भाग गया, जैसे कोई जीतने वाला जनरल ट्रॉफी उठाए हुए हो। उसका बंदर राजा को मारने का इरादा नहीं था। हर बंदर एक अजीब जानवर था। किस तरह का जानवर, किस तरह की काबिलियत, उसे अभी तक पता नहीं था। लेकिन बंदरों का झुंड बंदर राजा के बिना नहीं रह सकता था, जैसे भेड़ियों का झुंड भेड़िए के अल्फा के बिना नहीं रह सकता था। हर स्पीशीज का एक लीडर होता था। अगर वह लीडर मर जाता तो दूसरा पैदा हो जाता। और इस आइलैंड पर बंदर बहुत खतरनाक थे। उन्हें पूरी तरह से मारा नहीं जा सकता था। उन्हें खत्म करने के बजाय उन्हें भर्ती करना बेहतर था। दोस्तों, आप सभी हमारे सेकंड चैनल को भी जरूर
जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे जरूरी है नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करना, तभी तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन जाएगा जब भी वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि वहां पर फेक गुरु और द मंकी किंग वाली सीरीज चल रही है, जाकर उसे भी एंजॉय कीजिए। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बिना नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट किए अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।